अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों का वेलकम करते हैं। ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर हमारी फ्री कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जिनको फॉरेस्ट की बेसिक का नहीं पता होता। तो उनके लिए हम भी ये वीडियो रिकॉर्ड करें। अगर आप लोगों को फॉरेस्ट का एडवांस लेवल का नॉलेज चाहिए तो आप एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी कि किस तरीके से आप एडवांस बैच के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है कि जो लोग फॉरेस्ट के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तो ये पूरा हम एक कंप्लीट फॉरेस्ट का बेसिक कोर्स रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर एक-एक चीज़ हम स्टार्ट से लेके लास्ट तक गाइड करेंगे, ताकि कम से कम उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि फॉरेस्ट क्या चीज़ है, किस तरीके से मैं इसके अंदर कामयाब हो सकता हूँ और किस तरीके से हमने इसके अंदर अपना करियर बनाना है। तो कंप्लीट कोर्स है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि ये वीडियो जो होगी वन बाय वन हम एक-एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर हमने अपना फॉरेस्ट के अंदर करियर बनाना है, वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। इसकी स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी होगी, लेकिन लास्ट के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी आ जाए, प्रैक्टिकल भी आ जाए, और अगर आप फॉरेस्ट के अंदर अपना करियर बनाना चाहें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो कि किस तरीके से हमने कौन से स्टेप फॉलो करते हुए फॉरेस्ट के अंदर अपना करियर बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, कि फॉरेक्स है क्या चीज़, और हम फॉरेक्स के अंदर अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या चीज़ कर सकते हैं। सिंपल है, इट्स ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट दैट अलाउ वन टू ट्रेड करेंसीज़। ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है जो अलाउ करती है कि आप करेंसीज़ के अंदर ट्रेड कर सकें। सिंपल है इसके अंदर कि अगर आप करेंसी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप फॉरेक्स का सिंबल यूज़ करते हैं। इफ यू थिंक वन करेंसी विल बी स्ट्रॉन्गर वर्सेस द अदर एंड यू एंड अप करेक्ट, देन यू कैन मेक प्रॉफिट। ठीक है? अब इसके अंदर सिंपल सी क्या चीज़ है कि अगर आपको आइडिया है कि एक करेंसी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पता है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होने वाला है और आपके पास डॉलर मौजूद है, और अगर कल को डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करेंगे, ऑटोमेटिकली आप वहाँ से पैसे बना रहे होंगे। आपने फॉर एग्जाम्पल दरहम की बात कर लेते हैं, ठीक है? आपने दरहम परचेज किया तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 60 रुपीज़ के ऊपर, और अगर आज दरहम की हम प्राइस देखें 75 है, 80 है, जो भी प्राइस है, तो आपको एक दरहम के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट 15 पीकेआर के राउंड अबाउट आपको बच जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको पता है, आइडिया है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई करेंसी ले रहे हैं, अगर उसका रेट ऊपर चला जाता है और आप वो खरीद लेते हैं, और अगर उसका रेट ऊपर चला जाता है तो आप वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आपने कहीं भी ट्रैवल करना हो, किसी भी अदर कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल करना है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी आप फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ क्या देखते हैं? आप वो एक्सचेंज बूथ देखते हैं, वो एक्सचेंज देखते हैं जहाँ से आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकें जिस कंट्री के अंदर आपने जाना है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने जाना है दुबई के अंदर, तो आप क्या करते हैं, अपने पीकेआर को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? दिरहम के अंदर। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हैं, तो आप इंडियन करेंसी को कन्वर्ट किसके अंदर करते हैं? आप उसके अंदर दिरहम के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने किसी यूएस कंट्री के अंदर जाना है, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर जाना है, तो आप डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने बर्तानिया जाना है, इंग्लैंड जाना है, तो आप क्या करते हैं? सिंपल सा उसको पाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस होता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना, सिंपल सा ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। इसको अभी डिटेल के अंदर भी हम देखेंगे वन बाय वन जाके, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके फॉरेक्स की बेसिक्स, कि फॉरेक्स काम किस तरीके से करती है, क्या-क्या इसकी बेसिक है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर सकें। जब भी आप जाते हैं किसी भी काउंटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप जा रहे होते हैं किसी भी अ जगह आपने ट्रैवल करना है, कंट्री ट्रैवल करना है, तो आप काउंटर के ऊपर जाके एक चीज़ देखते होंगे, वहाँ आपको डिस्प्ले के ऊपर डिफरेंट रेट्स दिख रहे होंगे करेंसीज़ के। डिफरेंट कंट्री होंगी और उनकी करेंसी के रेट्स आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर दिख रहे होते हैं। अब आप क्या देखते हैं, वहाँ आप देख रहे होते हैं कि भई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने दुबई जाना है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है वहाँ वो रेट देखते हैं, उसी हिसाब से, उस रेट के हिसाब से आप एक्सचेंज करते हैं अपने अमाउंट को उस अमाउंट के अंदर, ठीक है? ये चीज़ आप देख रहे होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपने, जैसे स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें, वहाँ भी आप लोगों को बता रहे हैं, एन एक्सचेंज रेट इज रिलेटिव प्राइस ऑफ टू करेंसीज फ्रॉम टू डिफरेंट करेंसी कंट्रीज। यू फाइंड जापानीज येन एंड थिंक योरसेल्फ, वाओ माय $1 इज वर्थ ऑफ 100 येन एंड आई हैव $10, आई एम गोइंग टू बी रिच। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, अगर हमने किसी दूसरे कंट्री अगर हम ट्रैवल करना है और आपने जापानीज़ येन लेने हैं, और आपने $10 दिए, उसके बदले आपको 100 येन मिल गए, जापानीज़ येन मिल गए। और अगर आप सोचें कि यार क्या बात है, मैं तो अमीर हो गया, ऐसा नहीं होता। मतलब कि उन $10 की वर्थ जो है वो किसके बराबर है? 100 जापानीज़ येन के बराबर है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि अगर आप $10 देंगे तो उसके बदले में आपको 100 जापानीज़ येन मिल जाएँगे। लेकिन वो काम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल $10 के अंदर जितनी चीज़ आ रही है, उतनी ही चीज़ 100 येन के अंदर आएगी। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से ले लें कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पीकेआर को कन्वर्ट करना है, हम पीकेआर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके पास ऑलमोस्ट कोई $100 है, ठीक है?
अगर आप पीकेआर के अंदर कन्वर्ट करते हैं वैसे आपको $100 मिलेंगे, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन ऑलमोस्ट आपके पास 28,000 29,000 के राउंड अबाउट अमाउंट आएगी। व्हेन यू डू दिस यू एसेंशियली पार्टिसिपेट इन फॉरेक्स मार्केट। जब आप ये एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर जब आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ये जो बेसिकली प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। बस ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, व्हेन यू डू दिस, जब भी आप इस तरह पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। फॉरेक्स मार्केट के थ्रू आप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्म, एज्यूमिंग यू आर अमेरिकन विजिटिंग जापान, यू सोल्ड डॉलर एंड बॉथ येन। सिंपल इसमें एग्जांपल ये दी गई है कि अगर फॉर एग्जांपल आप तसव्वुर करें कि आप हैं जी अमेरिकन, विजिटिंग जापान आप विजिट कर रहे हैं, आप अमेरिकन हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप अपना डॉलर सोल्ड कर रहे हैं, उसके बदले में आप क्या ले रहे हैं, आप सिंपल से येन ले रहे हैं। ठीक है, आप अपनी कंट्री से भी इसे रिलेट कर सकते हैं, सिंपल ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप वापस आएंगे, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल करके गए हैं कहीं भी किसी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल करके गए हैं, जब आप वापस आएंगे तो आप जब अपने मुल्क के अंदर आएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप दुबई से आ रहे हैं अपने मुल्क, वहाँ से ट्रैवल करके घूम फिर के, अगर फॉर एग्जांपल आप विज़िट वीज़े के ऊपर गए हुए हैं, वहाँ से अगर आप घूम के आते हैं और पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, तो आप एयरपोर्ट के ऊपर आप क्या करते हैं? अगर आपके पास कोई भी दिरहम पड़े होते हैं तो आप एक्सचेंज पे जाते हैं। एयरपोर्ट पे भी एक्सचेंजेस मौजूद हैं। अगर आप बाहर जाके किसी भी सिटी से, बड़ी सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल हैं, ठीक है, आप वहाँ जाएँगे, वहाँ भी आप लोगों को डिफरेंट करेंसी एक्सचेंजेस मिल जाएँगी। तो आप उसको क्या करते हैं, आप उस करेंसी को अपने मुल्क की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करें ताकि आप उसको यहाँ यूज़ कर सकें। ठीक है? ये सिंपल सा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के ऊपर फॉरेक्स जो है वो काम करती है। बेसिकली आप इसको, अगर आप हम कहें इसको, फिज़िकली भी आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कन्वर्ट करना है, आप किसी एक्सचेंज के ऊपर जाएँगे तो आप फिज़िकली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनली किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वर्चुअली किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेज़ हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, उन ब्रोकर्स के थ्रू आप इसके अंदर करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जाके हम देखते हैं, the foreign exchange market, which is usually known as a forex or FX, is the largest financial market in the world. सिंपल सा फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट को हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, यूजुअली इसको फॉरेक्स भी कहते हैं हम इस पे, और इसको एफएक्स मार्केट भी हम कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट हम इसको कहते हैं। ये पूरा डिजिटलाइज़ ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है, डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है, ये किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी करेंसी ले रहे हैं, अगर आपको आइडिया है कि यार इसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, किसी कंट्री इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर आपने पाउंड लेके रखा हुआ है और आपको आइडिया है कि यार पाउंड की जो आने वाली मतलब कि न्यूज़ेज़ हैं, कुछ भी इस तरीके से आपको आइडिया है कि पाउंड जो है वो जीबीपी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो आप पाउंड लेके रख लेते हैं। अगर उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो आप वहाँ से प्रॉफ़िट अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरीके से डॉलर है, इसी तरीके से दिरहम है, कोई भी मतलब कि करेंसीज़ है, आप उसके अंदर जे इसी तरीके से करते हैं। और ये जो मार्केट है तकरीबन ऑलमोस्ट, आप यूँ कह सकते हैं 24/7 अवेलेबल होती है, लेकिन डिफरेंट सेशंस के अंदर डिफरेंट इसका वॉल्यूम होता है, लेकिन हमेशा ये चल रही होती है कंसिस्टेंट, मतलब सेकंड्स के अंदर इसका जो है वो प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। अब सेशंस क्या होते हैं, क्या चीज़ें, ये आगे जाके हम आगे आने आने वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं, आने वाले सेशंस हैं, उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और बात करते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स डेली वॉल्यूम, कि फॉरेक्स का जो डेली वॉल्यूम है वो कितने हैं। फॉरेक्स इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड बाय फार। इस टाइम पे अगर हम देखा जाए, फॉरेक्स इस टाइम पे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है पूरी दुनिया के अंदर। और अगर हम देखें डेली डेली बेसिस के ऊपर इसका जो टर्नओवर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें 1989 की, जो इसका जो टर्नओवर था डेली का, वो 539 बिलियन डॉलर था, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसने बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ की है। 2019 के अंदर अगर इसकी टर्नओवर की बात की जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट इसका जो टर्नओवर था 6.6 ट्रिलियन डॉलर था, और 2021 के बाद इसने 7 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर लिया, और राइट नाउ 2024 के अंदर 7.7 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा इसका डेली वॉल्यूम है। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर जो ट्रेड होती है, डेली बेसिस के ऊपर तिजारत होती है, 7.7 ट्रिलियन डॉलर की तिजारत हो रही होती है। लोग आपस में सेलिंग बाइंग कर रहे होते हैं, लोग आपस में कोई करेंसी खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, इस तरीके से लोग सेलिंग बाइंग करते हैं। तो अगर हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ जाएँ, अगर ऐसी मतलब कि मार्केट के साथ हम जुड़ जाएँ कि हमें ये स्किल आ जाए, तो आप सोचेंगे आप कितना पैसा यहाँ से कमा सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी मतलब कि मार्केट है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बगैर सीखे इस मार्केट के अंदर आ जाएँगे, तो अपना सारा पैसा ज़ाया कर देंगे और कभी भी आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इसको बाकायदगी के साथ आप लोगों को सीखना भी पड़ेगा। आपको इसकी बेसिक्स पता हो, एडवांस लेवल का आपको नॉलेज हो, फिर जाके आप इस मार्केट के अंदर उतरो, तो फिर आप ज़बरदस्त तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि हाउ इट वर्क्स, कि जो फॉरेक्स मार्केट है,
ये वर्क किस तरीके से करती है, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ताकि आप लोगों को आइडिया हो, आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से जो फॉरेक्स मार्केट है वो वर्क करती है। इसके अंदर 3 लेवल होते हैं, ठीक है? जो डोमिनेट कर रहे होते हैं इस पूरी मार्केट को। थ्री लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट डोमिनेट इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के अंदर 3 तरह के लोग जो हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं बिग बैंक, सेकंड नंबर पे बिग ब्रोकर और थर्ड नंबर पे रिटेल क्लाइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग बैंक की, ठीक है? ये वो लार्जेस्ट यूजर हैं जो फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अंदर बड़े-बड़े बिग बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है? जिसको इन्वेस्टमेंट बैंक भी कहते हैं, कमर्शियल बैंक भी कह सकते हैं। और उसके साथ-साथ, ठीक है, जो हम बिग फिश कहते हैं मार्केट की, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इतना पैसा है कि वो मार्केट को अपने तरीके से ऑपरेट कर लेते हैं, तो उसे हम बिग बैंक्स भी कहते हैं, ठीक है? जिसे हम इंस्टीट्यूशनल भी कहते हैं, कमर्शियल बैंक के इसके अंदर आ जाते हैं, जो अपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर खुद ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है? जिसे हम मार्केट मेकर भी कहते हैं, ये चीज़ है। सेकंड नंबर के ऊपर जो आ जाते हैं वो बिग ब्रोकर आ जाते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, ब्रोकर्स भी होते हैं। ठीक है, ये सेकंड नंबर के ऊपर होते हैं जो मार्केट को ऑपरेट कर रहे होते हैं। और ये 2 लोग होते हैं, जिसके अंदर बिग बैंक्स हैं, बिग ब्रोकर्स हैं, जो मार्केट को बहुत तेज़ी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाते हैं रिटेल क्लाइंट, जिसके अंदर हम खुद भी आते हैं। और वो इंडिविजुअल मतलब कि पर्सन, एक आम आदमी आप कह सकते हैं, जो अपने बिहाफ के ऊपर खुद इंडिविजुअल ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है? इसकी देखने में मतलब कि लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत कम पैसों से ट्रेड कर देते हैं। कोई $1000 से कर रहा है, कोई $500 से कर रहा है, कोई 5000 से कर रहा है, कोई 10,000 से कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बिग बैंक्स की, बिग ब्रोकर्स की, तो उनके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, बहुत ज़्यादा फंड होता है, जिससे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है? जिससे वो मार्केट का प्राइस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 3 तरह के लोग होते हैं जो फॉरेक्स मार्केट को ऑपरेट कर रहे होते हैं। फॉरेक्स मार्केट इस तरीके से वर्क कर रही होती है। आपको आइडिया हो गया, जिसके अंदर बिग बैंक्स हैं, बिग ब्रोकर्स हैं, रिटेल क्लाइंट्स हैं, तो इस तरीके से मार्केट चल रही होती है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि व्हाट इज़ ट्रेडेड इन फॉरेक्स, ठीक है? कि फॉरेक्स के अंदर क्या चीज़ ट्रेड होती है? इसका सिंपल आंसर है मनी, ठीक है? पैसा ट्रेड हो होता है, करेंसी ट्रेड हो रही होती है स्पेशली। और अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, बिकॉज़ यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग फिजिकल, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन बी कंफ्यूजिंग, सो वी विल यूज़ अ सिंपल, ठीक है, एनालॉजी टू हेल्प एक्सप्लेन कि फॉर एग्जांपल आपके लिए थोड़ा बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है कि किस तरीके से हम पैसे को ट्रेड करते हैं, किस तरीके से हम मनी को ट्रेड करते हैं। इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं, तो होता क्या है, अगर वो शेयर ऊपर जाता है, उसका रेट ऊपर जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफ़िट होता है, आप एक अच्छे प्राइस के ऊपर बेच देते हैं। इसी तरीके से, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंट्री के अंदर एक किस्म का शेयर बाय कर रहे हैं, उसकी करेंसी बाय करके, तो आपको आइडिया होना चाहिए इसकी इकोनॉमी का। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस कंट्री की आप करेंसी बाय करते हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि उस कंट्री के अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, उसकी इकोनॉमी की हेल्थ देखते हुए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, डिफरेंट न्यूज़ेज़ होती हैं, फंडामेंटल न्यूज़ेज़ होती हैं, जिसको देख के आइडिया लगाया जा सकता है कि उस कंट्री की करेंसी जो है, आने वाले टाइम के अंदर उसका रेट जो है, वो अप जाएगा या डाउन साइड की तरफ जाएगा। अगर आपको आइडिया है और अगर आप वो लेके रख लेते हैं और उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी वो करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ऑटोमैटिकली जो है वो आप उससे प्रॉफ़िट बना रहे होंगे, आप उससे पैसे बना रहे होंगे, ठीक है? तो कोई भी अगर आप करेंसी बाय कर लें, अगर उसका रेट ऊपर चला जाता है, तो आप सिंपल सा उससे प्रॉफिट उठा रहे होंगे। इसमें भी डिफरेंट एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। जैसे यहाँ आप कहें कि जैसे यहाँ एक येन की एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने येन बाय करके रखी है, तो एग्जांपल के तौर पे आप यूँ समझिए कि आपने जापानीज़ इकोनॉमी के अंदर अपने एक किस्म का शेयर बाय करके रख लो है, मतलब कि इस कंट्री के अंदर, जापान के अंदर। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल जापान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी करेंसी का जो रेट है वो ऊपर जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो उस करेंसी का रेट है वो भी ऊपर जाएगा, जो आपने उसकी जो जितनी भी करेंसी बाय की हुई है, तो आप भी उससे ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो ये चीज़ है इसके अंदर जो एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सिंपल सा कि आप क्या करते हैं, एक करेंसी को खरीदते हैं और दूसरी करेंसी को बेचते हैं। मतलब कि एक करेंसी बाय करते हैं और दूसरी करेंसी सेल कर रहे होते हैं। वो किस तरीके से ये चीज़ चल रही होती है, अब करेंसी जो बेसिकली ट्रेड हो रही होती है वो फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू होती है। अब मेन चीज़ ज़ाहिर-सी बात है, आपने कोई भी करेंसी ट्रेड करनी है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, ठीक है? तो वो जो है, वो जो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं वो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं, सीएफडी प्रोवाइडर होते हैं, जो आपको एक किस्म का
है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप पेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकें, ठीक है। करेंसीज आर कोटेड इन रिलेशन टू अनदर करेंसीज, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक कोड करेंसी होती है, एक बेस करेंसी होती है। इसको जो डिटेल में जो हम डिस्कस करेंगे वो आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि कोड करेंसी क्या होती है, बेस करेंसी क्या होती है। लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो पेयर्स के अंदर होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप एक करेंसी को खरीदते हैं और सेकंड करेंसी को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, आगे एग्जांपल भी हम देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल द यूरो एंड यूएसडी यूएस डॉलर, ठीक है, और ब्रिटिश पाउंड एंड द जापानीज येन, जिसके अंदर बताया गया यूरो यूएसडी और जीबीपी जेपीवाई, जिसके अंदर यूएसडी जो है वो कॉर्ड करेंसी है। यूएसडी की बेस के ऊपर आपने यूरो खरीदा, अगर यूरो का प्राइस ऊपर जाता है और आप बाय के अंदर बैठे होंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर यूरो का प्राइस डाउन आता है और अगर आप बाय के अंदर ही बैठे हुए हैं तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि यूएसडी देके आपने जो यूरो है वो खरीद लिया। इसी तरीके से जीबीपी जेपीवाई है। व्हेन यू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट यू बाय और सेल इन करेंसी पेयर। जब भी आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो आप पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। आपने चाहे वो बाय करना है चाहे वो सेल करना है, वो पेयर के अंदर आप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मेजर करेंसीज की अगर हम बात करें, जिसके अंदर सीएडी है, कैनेडियन डॉलर है, जीबीपी है और यूरो है, यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर जो है, सीएचएफ है, एयूडी है, जेपीवाई है और एनजेडी, ठीक है। अगर आप ये देखें तकरीबन 8 ये जो करेंसीज़ हैं ये मेजर करेंसीज़ कहलाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है इन करेंसीज़ के अंदर। अगर इनके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखें तो यूएसडी सबसे ऊपर है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। वो आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर, आने वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से यूएसडी किंग है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो चीज़ें हम आने वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। अब मेजर करेंसीज़ की अगर हम डिफरेंट देखें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सीएडी किस तरीके से कैनेडियन डॉलर है, ठीक है, एनजेडी किस तरीके से न्यूजीलैंड डॉलर है, यूएसडी किस तरीके से, मतलब इसका सिंबल यूएसडी क्यों है। तो इसकी डिटेल अगर हम देखें तो यहाँ आप लोगों को बताया गया है, कंट्री कोड भी दिए गए हैं, कंट्री भी है, करेंसी भी है और उसके निकनेम भी दिए गए हैं। जैसे अगर हम देखें, यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट का है और करेंसी नेम डॉलर है। इसी तरीके से ईयूआर जिसे हम यूरो कहते हैं, यूरोज़ोन का है, जिसका करेंसी अगर हम आइडेंटिफ़ाई करें इसको, देखिए हम इसको यूरो कहते हैं। जेपीवाई है, ठीक है, ये किसका सिंबल है जेपीवाई, जापान का है, करेंसी क्या है, येन है। और उसके अलावा जीबीपी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से और भी दिया हुआ है, सीएचएफ दिया हुआ है, सीएडी कैनेडियन डॉलर जिसे कहते हैं, करेंसी डॉलर है। और एयूडी ऑस्ट्रेलिया और इसकी जो करेंसी है डॉलर है। एनजेडी न्यूजीलैंड और इसकी करेंसी जो है वो डॉलर है। इस तरीके से इसकी जो डिफरेंट कोड हैं और करेंसीज़ हैं, अगर हम इसको मर्ज करेंगे कंट्री नेम को प्लस करेंसी को, तो वो एक किस्म का सिंबल बन जाएगा उस कंट्री की करेंसी का, ठीक है। जैसे अब ये करेंसी पेयर्स दिए गए हैं। अब मेजर करेंसी पेयर कौन से होते हैं? बहुत आसान है। इसके अंदर मेजर करेंसी पेयर वो करेंसी पेयर्स होते हैं जो यूएसडी के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जो यूएसडी के साथ ट्रेड हो रहे होते हैं, वो करेंसी पेयर जो यूएसडी के साथ ट्रेड होते हैं, जिनका जो पेयर है, ठीक है, जो यूएसडी के साथ बनता है वो मेजर करेंसीज कहलाते हैं। जिसके अंदर अब अगर आप देखें, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड है, एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी, मतलब ये जितने भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रही हैं, 7 पेयर देख रही हैं। अब इसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ठीक है? मेजर करेंसीज़ जो हैं वो 8 हैं और मेजर करेंसीज़ जो पेयर हैं वो 7 हैं, क्योंकि हर पेयर के साथ, हर करेंसी के साथ जो पेयर है वो यूएसडी का है मेजर करेंसीज़ के अंदर, ठीक है? तो 7 करेंसी के पेयर होंगे मेजर करेंसीज़ के अंदर जो यूएसडी के साथ अटैच होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंसी पेयर के, क्रॉस करेंसी पेयर क्या चीज़ होती हैं, ठीक है? मेजर करेंसी हमने डिस्कस की, वो पेयर जो यूएसडी के साथ, मतलब कि जिनका पेयर मिलके बनता है, वो करेंसी पेयर क्या कहलाते हैं? मेजर करेंसीज पेयर। और सेकंड नंबर पे क्रॉस करेंसी पेयर, वो करेंसी पेयर जिनके साथ यूएसडी अटैच नहीं होता, दूसरी करेंसी मिलके आपस में एक जोड़ा बनाती है, एक पेयर बनाती है, वो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्रॉस करेंसी पेयर। जिसके अंदर यूरो है, यूरो के क्रॉस पेयर अगर आप चेक करें, जिसके अंदर यूरो जीबीपी है, यूरो सीएचएफ है, यूरो कैड है, यूरो एयूडी है, यूरो एनजेडी, यूरो जेपीवाई। इसी तरीके से जेपीवाई के भी क्रॉस पेयर हैं, जीबीपी के भी क्रॉस पेयर हैं, ठीक है, जीबीपी एयूडी, जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी एनजेडी, ठीक है। इसी तरीके से सीएडी के भी हैं, एयूडी के भी हैं और एनजेडी के भी हैं। मतलब ये जितने भी क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं, इनके साथ यूएसडी अटैच नहीं होता, ये आपस में मिलके पेयर बनाते हैं, तो उसे हम क्रॉस करेंसी पेयर करेंगे। थर्ड नंबर पे जो करेंसी पेयर होते हैं जिसे हम कहते हैं एग्जॉटिक करेंसी पेयर। कौन से करेंसी पेयर? एग्जॉटिक करेंसी पेयर। वो करेंसी पेयर जिसके अंदर बहुत ही कम वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो एग्जॉटिक करेंसी पेयर कहलाते हैं। अब बहुत कम वॉल्यूम का मतलब क्या है? वो मतलब कम वॉल्यूम का मतलब ये है कि जिसके अंदर बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है।
बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, उसके अंदर बहुत कम वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से हम उसको एक्सोटिक करेंसी पेयर कहेंगे। ठीक है, तो ये जो बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जैसे यूएस हांगकांग डॉलर है, ठीक है, सिंगापुर डॉलर है, यूरो, तुर्किश लीरा है, इस तरह के जो पेयर्स होते हैं वो सारे एक्सोटिक करेंसी पेयर होते हैं, जिसके अंदर वॉल्यूम जो है कम होता है, बहुत कम लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। मेजर करेंसीज के अंदर सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, जैसे अब अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे आप लोगों को नज़र आ रहा है, समझ आ जाएगी। देयर आर और 50 प्लस डिफरेंट पेयर्स दैट यू कैन ट्रेड, मतलब कि वैसे तो 50 से ज़्यादा पेयर्स हैं जिसके अंदर आप ट्रेड करते हैं, लेकिन मोर देन 80% ऑफ वॉल्यूम जनरेटेड बाय मेजर करेंसी पेयर, मतलब कि उसमें से 80% जो वॉल्यूम जनरेट करते हैं वो मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं। मेजर करेंसी पेयर कौन से हैं? जो यूएसडी के साथ पेयर है, क्योंकि यूएसडी किंग है मार्केट का, उसके साथ कोई भी पेयर अटैच होता तो उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो दैट्स व्हाई, यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो मेजर करेंसीज़ के अंदर हो रही होती है, मेजर करेंसीज़ पेयर्स के अंदर हो रही होती है, तो लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, हाउ टू रीड अ करेंसी, एक करेंसी को किस तरीके से हमने रीड करना है, ठीक है। अब मेन चीज़ पिछली स्लाइड्स के अंदर भी हमने डिस्कस की, पिछली 2-3 स्लाइड्स के अंदर हमने डिस्कस की करेंसी को रीड करने के लिए, जिसके करेंसी कोड भी थे और भी डिफरेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। करेंसी सिंबल ऑलवेज़ दी 3 लेटर, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी मतलब कि करेंसी के सिंबल्स हैं उसके 3 लेटर हैं, ठीक है, जिसके अंदर पहले जो 2 लेटर्स हैं, जो रिप्रेज़ेंट करते हैं जो आइडेंटिफ़ाई करवा रहे होते हैं उस कंट्री के नेम को, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो होता है वो होता है करेंसी, करेंसी का फर्स्ट फर्स्ट डिजिट होता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब अगर हम देखें जैसे एनज़ेड है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बात की फर्स्ट जो 2 लेटर हैं वो कंट्री के नेम को रिप्रेज़ेंट करेंगे, एनज़ेड, ठीक है, न्यूज़ीलैंड, और डी करेंसी नेम डॉलर, ठीक है। जैसे यहाँ दिखाया गया है एनज़ेड स्टैंड फॉर न्यूज़ीलैंड, डी स्टैंड फॉर डॉलर, ठीक है। इस तरीके से हम एक करेंसी को रीड करते हैं। इसी तरीके से सीएडी है, सीए का मतलब कैनेडियन, ठीक है, कनाडा, डी का मतलब डॉलर, कैनेडियन डॉलर। इस तरीके से एयूडी है, एयू का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, और डी का मतलब डॉलर, एयूडी, इस तरीके से कहते हैं। हाउ टू रीड करेंसी पेयर को किस तरीके से रीड करना है? द प्राइस ऑफ करेंसी पेयर इज हाउ मच वन यूनिट ऑफ बेस करेंसी इज वर्थ ऑफ कोड करेंसी। अब इसको इस तरीके से सिंपल सा रीड करना है कि जो भी करेंसी पेयर है, एक यूनिट, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, ठीक है, आप इसको अगर अंडरस्टैंड करें, हाउ मच वन यूनिट ऑफ बेस करेंसी इज वर्थ ऑफ कोड करेंसी, कि एक बेस मतलब कि एक यूनिट की बेस करेंसी की प्राइस कितनी है इन वर्थ ऑफ कोड करेंसी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डॉलर है, 1 डॉलर है, ठीक है? तो आपने फॉर एग्जांपल यूरो खरीदना है, तो आपने ये देखना है कि 1 डॉलर के बदले में आपको कितने यूरो मिलेंगे, ठीक है? इसके आगे हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द करेंसी यूरो यूएसडी, यूरो इज़ द बेस करेंसी एंड यूएसडी इज़ कोड करेंसी, कि यूरो बेस करेंसी है और क्या कहते हैं यूएसडी जो है कोड करेंसी है। आप क्या कहते हैं, कोड करेंसी आप रखते हैं और बेस करेंसी को फॉर एग्जांपल आप परचेज़ करते हैं कोड करेंसी के बिहाफ़ के ऊपर। अब अगर यूरो का रेट ऊपर जाता है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने यूरो बाय करके रखा हुआ है, यूरो यूएसडी के पेयर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं और आप बाय के ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है? आपने क्या किया, यूरो बाय किया। अब अगर यूरो की प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने बेस करेंसी बाय करके रखी हुई है जो यूरो है, ठीक है? जो फर्स्ट करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है, जो सेकंड करेंसी होती है वो कोड करेंसी होती है। जैसे यहाँ दिखाया भी गया है, यूरो यूएसडी, यूरो बेस करेंसी है और कोड करेंसी कौन-सी है? यूएसडी, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। नहीं हुआ तो नीचे जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपने किसी के लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। इसको हम डिटेल के अंदर और भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आगे हम इसको डिटेल के अंदर देखते हैं, हाउ टू रीड अ करेंसी पेयर के अंदर, ठीक है? इफ यूरो यूएसडी इज ट्रेडिंग एट 1.0950, देन 1 यूरो इज वर्थ ऑफ 1.0950, ठीक है? आई होप अंडरस्टैंड होगा इसको। अगेन हम प्रैक्टिकल भी जाके देखते हैं। If euro currency appreciates against dollar, then a single euro will be worth of more dollar. single worth then a single euro will be worth more dollar and the pair price rise। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी ट्रेड हो रहा है 1.095 के ऊपर, ठीक है, 1.0950 के ऊपर यूरो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, एक यूएसडी के मुकाबले के अंदर, मतलब कि आपने 1 डॉलर दिया, ठीक है? उसके बदले में आपको क्या कितने मिल गए यूरो? 1.095 आपको यूरो मिल गए, ठीक है? अब अगर यूरो की प्राइस ऊपर जाती है, यूरो राइज़ करता है, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा, उस पेयर की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी। जब उस पेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, अगर आप बाय में बैठे होंगे तो आपको इसका प्रॉफ़िट हो रहा होगा। इफ यूरो डिप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर, अगर डॉलर यूरो गिरता है डॉलर के मुकाबले में,
तो उस जो पेयर की जो जो पेयर है वो गिरेगा, उसका जो रेट है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, ये चीज़ है यूरो यूएसडी के अंदर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इससे पहले हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैं आपको एक और डिटेल के अंदर ये चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास $1 है, ठीक है। आपके पास क्या है, $1 स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। अब $1 देके, क्योंकि आप डॉलर क्या है, कोड करेंसी, ठीक है। अब आपने यूरो बाय करना है, यूरो यूएसडी का पेयर है, ठीक है। आपने बाय की ट्रेड ओपन करनी है, तो आपको $1 के कितने यूरो मिलेंगे, 1.0950, सिंपल, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर ट्रेड ओपन की हुई है, यूरो के अंदर आपने यूरो को बाय किया हुआ है, अगर यूरो का रेट ऊपर जाता है, जब आपने बाय किया यहाँ से, जितना रेट ऊपर जाएगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर नीचे आता है तो उस हिसाब से आपको क्या होगा, लॉस हो रहा होगा, सिंपल इज दैट। इस तरीके से मतलब कि ये काम करते हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आगे जाके हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, उसको अगर हम देखें, वो है फॉरेक्स मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी को हम डिस्कस करेंगे। द बल्क ऑफ फॉरेक्स मार्केट टेक प्लेस ऑन वर्ड कॉल्ड द इंटरबैंक मार्केट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमने ये चीज़ भी देखनी है कि फॉरेक्स का मार्केट साइज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने वॉल्यूम देखा, और लिक्विडिटी में मेन चीज़ ये है क्या चीज़, ठीक है। द बल्क ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग टेक प्लेस ऑन वर्ड्स दी कॉल इंटरबैंक मार्केट, मतलब जिसे हम कहेंगे इंटरबैंक मार्केट भी हम कहते हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है, कहाँ टेक प्लेस होती है, वो इंटरबैंक मार्केट के अंदर होती है। अनलाइक अदर फाइनेंशियल मार्केट लाइक द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, द फॉरेक्स मार्केट हैज़ नेदर अ फिजिकल लोकेशन और अ सेंट्रल एक्सचेंज, ठीक है। और बहुत सारी फाइनेंशियल मार्केट है जिसके अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट है, ठीक है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अलावा और भी और कोई फिजिकल प्लेस नहीं है जिसके अंदर ये ट्रेड होती है, कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है। अगर हम अगर फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए, अगर इसकी अगर हम उसकी बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, इसके वॉल्यूम की बात करें, तो इस टाइम पे तकरीबन ऑलमोस्ट $7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, $7.7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। लेकिन उसकी बिहाफ के ऊपर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट $600 बिलियन के अराउंड अबाउट है। और इसके अलावा लंदन स्टॉक एक्सचेंज इस तरीके से, मतलब उसका जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इतना होता है, लेकिन फॉरेक्स का सबसे ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या है, द फॉरेक्स मार्केट इज़ कंसिडर्ड एज ओवर द काउंटर, ओटीसी, मतलब कि ओटीसी का मतलब क्या है, ओवर द काउंटर मार्केट, ड्यू टू द फैक्ट द एंटायर मार्केट इज़ रन इलेक्ट्रॉनिकली, कि जितनी भी एंटायर मार्केट है ये इलेक्ट्रॉनिकली रन हो रही है, मतलब कि वर्चुअली रन हो रही है, इसका कोई कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है। विद इन अ नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली ओवर द 24/7। अब किस नेटवर्क के साथ मिलके ये काम करी, जिसके अंदर बैंक्स भी आ जाती हैं, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस भी आ जाती हैं, इनके पूरे एक नेटवर्क फैला हुआ है जिसके साथ मिलके ये काम कर रही है 24/7। मतलब कि आपके पास 24/7 का टाइम होता है, आप 24/7 इसके ऊपर जाके ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ है फॉरेक्स मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी। इसको और डिटेल के अंदर देखते हैं ताकि हमें और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ आ सके। अब इसके अंदर दिस मीन द एफएक्स मार्केट इज स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब विद नो सेंट्रल लोकेशन। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो फॉरेक्स मार्केट है वो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, इसका कोई सेंट्रल कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है। आप दुनिया के किसी कोने के अंदर भी मौजूद हैं। अगर आपने कोई करेंसी खरीदनी है तो आपको सिंपल सा जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, आपने कोई भी फॉर एग्जांपल करेंसी खरीदनी है, ट्रेड करनी है फॉरेक्स के अंदर, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप उसके बिहाफ के ऊपर आप सिंपल सा ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडर कैन टेक प्लेस एनीवेयर लॉन्ग एज यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। सिंपल ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की। द फॉरेक्स ओटीसी मार्केट इज फॉर बाय बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। जो फॉरेक्स मार्केट है इस टाइम पे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है पूरी दुनिया की, जो इस टाइम के ऊपर फॉरेक्स मार्केट है। उसके बाद एंड इट्स ट्रेडेड ग्लोबली बाय द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ग्लोबली ट्रेड हो रही है, बहुत बड़ा नंबर है इंडिविजुअल्स का भी, ऑर्गेनाइजेशंस का भी, ठीक है। सब मिलके इसके अंदर ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी के अंदर। फॉरेक्स मार्केट इज द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड विद इन द नियरली $7 ट्रिलियन इन 24/7 वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू
BIS बैंक इंटरनेशनल सेटलमेंट, मतलब कि उनकी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक तकरीबन ऑलमोस्ट ये जो है $7+ ट्रिलियन की इंडस्ट्री है इस टाइम पे, जिसके अंदर $7 ट्रिलियन से ज़्यादा की ट्रेड होती है 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, जो चीज़ हमने लास्ट के अंदर डिस्कस की थी वही चीज़ मतलब इसके अंदर है। मतलब कि 24 घंटे के अंदर का जो डेली वॉल्यूम है करीबन ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का इसका 24 घंटे का वॉल्यूम है। नेक्स्ट बात करते हैं, द चार्ट बिलो शो द 7 मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग करेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन इन दी एफएक्स मार्केट। अब चार्ट अगर आप देखें इसके अंदर आप लोगों को साफ नज़र आ रहा होगा कि मतलब कि 7 करेंसीज हैं, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वो डॉलर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। 84% जो वॉल्यूम है वो आपको डॉलर के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी यूरो के अंदर 39% है, जेपीवाई के अंदर 19% है, जीबीपी के अंदर 12% है, और बाकी जो है उनके अंदर बहुत कम है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि कौन सा पेयर ऐसे, कौन सी करेंसी ऐसी है जो इस पूरी मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, वो सिंपल सा डॉलर है। इसी वजह से जो डॉलर है उसको किंग कहे जाते हैं फॉरेक्स मार्केट का। यूएसडी इज द किंग ऑफ फॉरेक्स मार्केट, डॉलर जो है वो किंग है फॉरेक्स मार्केट का, दैट्स वाई इसी वजह से इसको यही चीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिटेल ऑफ फॉरेक्स मार्केट के डिटेल ऑफ फॉरेक्स मार्केट की देखते हैं। इसके अंदर 24 घंटे के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है ट्रेडर्स के लिए, जिस टाइम दिल चाहे वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, नो लिमिटेशन ऑफ प्लेस फॉर ट्रेडर, कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन ट्रेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब कि आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी है, किस कोने के अंदर भी है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप वहां जाके इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इन पाकिस्तान स्टार्ट फ्रॉम मंडे 3 AM टू सैटरडे 3 AM। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट ओपन होती है तकरीबन ऑलमोस्ट रात को 3 बजे ओपन होती है, और तकरीबन ऑलमोस्ट सैटरडे रात को 3 बजे ही ऑफ होती है। 5 डेज ये मार्केट ओपन होती है, सैटरडे संडे मार्केट ओपन नहीं होती, ये चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नो अकाउंट ओपनिंग फ़ी, ओनली बिड एंड आस्क स्प्रेड अप्लाई। ठीक है, कोई अकाउंट ओपनिंग फ़ी नहीं है, ओनली बिड एंड आस्क स्प्रेड, मतलब कि आपको स्प्रेड लगता है, स्प्रेड क्या चीज़ है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप फ्री के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं, वी कैन ट्रेड बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट, मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप राइजिंग मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, फॉलिंग मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक करेंसी पेयर जो है अगर वो उसकी प्राइस ऊपर जाने वाली है, अगर आपको आइडिया है तो आप उसके अंदर बाई की ट्रेड ओपन करते हैं, अगर वो ऊपर जाता है आपको प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से आपको आइडिया है कि किसी कंट्री की फॉर एग्जांपल इकॉनमी क्रैश हो रही है, कोई भी न्यूज़ आपको पता चलती है और आपको पता है कि ये जो करेंसी पेयर है ये डाउन जाएगा, और अगर आप डाउन की ट्रेड ओपन कर लेते हैं तो अगर उसका नीचे आने के ऊपर भी आप सिंपल सा प्रॉफिट बना रहे होते हैं। ठीक है, बाकी मेजर मार्केट्स अगर हम टाइम जोन की बात करें, ठीक है, इसके अंदर सेशंस की बात करें तो इसके अंदर सिडनी सेशन है, टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन है और एनवाई सेशन है। ठीक है, इस तरह के मतलब कि 4 सेशंस हैं जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं। लंदन इज़ अ ग्लोबल सेंटर ऑफ फॉरेक्स, लंदन ग्लोबल सेंटर है फॉरेक्स का। लंदन अकाउंट वॉल्यूम इज़ 35% ऑफ टोटल वर्ल्ड वाइड डेली वॉल्यूम, मतलब कि लंदन का अगर डेली वॉल्यूम की बात की जाए तो जिसमें से जो ट्रेड होता है 35% जो है लंदन वॉल्यूम, मतलब कि लंदन सेशंस के अंदर वॉल्यूम आता है। अगर उसके बाद बात की जाए तो कि मैं ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क अकाउंट वॉल्यूम इज़ 17% एंड टोक्यो इज़ 6%। लेकिन सबसे मेन बात, जैसे ही एनवाई ओपन होता है तो लंदन भी ऑलरेडी ओपन ही होता है, लंदन क्लोज नहीं होता। ठीक है, जब ये दोनों सेशन आपस में मिलते हैं तो हमें एक बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी वॉल्यूम देखने को मिलता है एनवाई सेशन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर लंदन भी चल रहा होता है। ठीक है, लंदन का एक किस्म का एंड चल रहा होता है और न्यूयॉर्क ओपन होता है, जिसकी वजह से आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड देखने को मिलती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम देखने को मिलता है इसके अंदर। रिमेनिंग 42% इज़ डिवाइडेड इन सिडनी एंड अदर स्मॉल एक्सचेंजेस। ठीक है, बाकी जो सेशंस हैं 42% है वो आपको डिफरेंट सिडनी सेशन के अंदर देखने को मिलेगा और डिफरेंट अदर स्मॉल एक्सचेंजेस के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। टेक्निकल क्या चीज़ होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ होती है, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व पोरिंग ओवर द चार्ट टू आइडेंटिफाई पैटर्न और ट्रेंड्स। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप बैक हिस्ट्री का डाटा आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रीवियस मार्केट ने इस चीज़ के ऊपर क्या परफॉर्म किया था। ठीक है, आप बैक हिस्ट्री बैक डाटा को स्टडी करते हैं जाके, ठीक है, चार्ट्स के ऊपर, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केट जब इस प्राइस के ऊपर आती है तो मार्केट का क्या बिहेव था, तो उस हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट का रेट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप चार्ट्स को देखते हुए, बैक डाटा को स्टडी करते हुए आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं उसके अंदर आप सिंपल सा इकोनॉमिक डाटा को देखते हैं, रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, डिफरेंट न्यूज़ हेडलाइंस देख रहे होते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल लेटेस्ट मार्केट के अंदर आ रही होती है, तो उस हिसाब से आप फंडामेंटली ट्रेड करते हैं। कोई भी ट्रेड फॉर एग्जांपल फंडामेंटल आता है, तो वो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा होता है। उस हिसाब से आप फंडामेंटली डिसीजन लेते हैं कि भई यहाँ से फॉर एग्जांपल डॉलर की कोई न्यूज़ है, ठीक है? डॉलर की कोई न्यूज़ है
आपने न्यूज़ स्टडी की, आपको लगा कि भाई डॉलर यहाँ से स्ट्रांग हो सकता है, आपको पहले से आइडिया हो गया, आपने स्टडी कर रखी थी और उस न्यूज़ के बाद अगर वाक़ई डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, तो अगर आप डॉलर बाय करके रखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप वहाँ से प्रॉफ़िट बना रहे होंगे, ठीक है? तो इस तरह की 2 तरह की होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। इसको भी डिटेल के अंदर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट के ऊपर आप कर रहे होते हैं, ठीक है? डेटा स्टडी कर रहे होते हैं, उस हिसाब से आप प्लान करते हैं। ये तो वैसे रफ़ है, ठीक है? स्लाइड के अंदर दिखाने के लिए आपको ऐड किया गया है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, समझ आ जाए कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, ठीक है? तो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट उसके ऊपर लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, आप जिसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ के अंदर दिख जाएगा, पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करना, ठीक है? ये चीज़ है। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप डिफरेंट साइट को स्टडी कर सकते हैं, जिसके अंदर फॉरेक्स फैक्ट्री.com है, वहाँ आप लोगों को न्यूज़ का पता चल रहा होता है कि कब-कब क्या न्यूज़ आ रही है, क्या इम्पैक्ट डाल सकती है ईच एंड एवरीथिंग। इन्वेस्टिंग.com है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आप फंडामेंटल जो है वो स्टडी कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्म्स को डिस्कस करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्म सिंपल सी ओपन ऑर्डर और क्लोज ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर आप बाय की ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे स्क्रीन के ऊपर विजिबल है कि अगर आप बाय की ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं और मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाती है, अगर आपने बाय की ट्रेड ओपन की है, अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाती है तो सिंपल आपको प्रॉफिट होगा और वहीं से अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो सिंपल क्या होगा, आपको लॉस होगा, ठीक है? और अगर सेल की पोजीशन के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं, आपने सेल का ऑर्डर ओपन किया, वहाँ से मार्केट नीचे आ गई और आपने ऑर्डर क्लोज़ कर दिया, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। अगर वहाँ से मार्केट ऊपर चली गई और वहाँ जाके आप अपना ऑर्डर क्लोज़ करते हैं, तो सिंपल क्या होगा, आपको लॉस, ठीक है? तो ये ओपन ऑर्डर और क्लोज़ ऑर्डर होता है। ओपन ऑर्डर और क्लोज़ ऑर्डर सिंपल सी एक चीज़ ये है कि अगर आप बाय की ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं, बाय की ट्रेड आपने ओपन की है और अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, वहाँ जाके आप क्लोज़ कर देते हो, तो वहाँ आपको प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट वहाँ से जहाँ से आपने ऑर्डर ओपन किए, मार्केट नीचे आ जाती है, तो वहाँ आपको सिंपल सा लॉस होगा, ठीक है? और इसके ऑपोज़िट सिंपल सा सेल की पोज़ीशन के अंदर अगर आप बैठते हैं, तो वहाँ आपको वो चीज़ देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ मार्केट प्राइस, के मार्केट प्राइस सिंपल से क्या हो जाती है, द वैल्यू ऑफ द बेस करेंसी इन टर्म ऑफ कोड करेंसी इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेट और मार्केट प्राइस। जो बेस करेंसी की वैल्यू है कोड करेंसी के मुकाबले में, बेसिकली वो जो है क्या कहलाती है, एक्सचेंज रेट भी हम उसे कहते हैं और इसे हम मार्केट प्राइस भी सिंपल सा कह रहे होते हैं। अब यहाँ जैसे एग्जांपल दी गई है, द एक्सचेंज रेट ऑफ 1.19500 ऑफ फॉर यूरो यूएसडी मीन्स 1 यूरो वुड कॉस्ट 1.19500 यूएस डॉलर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक्सचेंज रेट यूरो यूएसडी पेयर का 1.19500 है, 1.19500 है, इट्स मीन कि 1 यूरो कॉस्ट करेगा 1.19500 डॉलर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको 1 यूरो चाहिए तो वो किसके बराबर होगा? 1 यूरो बराबर होगा 1.19500 यूएस डॉलर आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने 1 यूरो खरीदना है तो उसके बदले में आपको 1.19500 1.19500 यूएस डॉलर पे करने पड़ेंगे। ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल भी दी गई है कि यूरो बेस करेंसी है और करेंसी यूएसडी है। और मार्केट प्राइस सिंपल सा क्या है 1.1500 ये यूएसडी है, ठीक है? तो 1 यूरो किसके इक्वल होगा? 1 यूरो 1.19500 यूएसडी के इक्वल होगा। अब बात करते हैं हम व्हाट इज़ पिप कि पिप क्या चीज़ कहलाती है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड पिप। सिंपल सी है, दो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड पिप। मतलब कि दो करेंसी की वैल्यू के का जो चेंज है, जो पॉइंट्स का जो चेंज है, बेसिकली वो पिप कहलाता है, ठीक है? इसको अब हम एक्सप्लेन भी करेंगे, डिटेल के अंदर भी देखेंगे, जिसे हम परसेंटेज इन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है? कि जस्ट लाइक जो लास्ट डिजिट जो चेंज होता है करेंसीज का, वो कहलाता है, पिप कहलाता है। अब इसके अंदर मोस्ट पेयर्स गो out to 4 decimal places, but there are some exception like Japanese yen pair, they go out for two decimal प्राइजेज़। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल के बाद उनका जो पॉइंट्स है वो चेंज होता है, पिप चेंज होता है, जस्ट लाइक जैसे यूरो यूएसडी की एग्जांपल दी गई है 1.19510, ठीक है? अब ये जो 4 डिजिट जब चेंज होगा 10, इसका मतलब कि ये जो 1 है ये 1 पिप है, ठीक है? इसके बाद जैसे ये 20 हो जाएगा तो हमें इसके अंदर पिप के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर जेपीवाई की पेयर हम चेक करें, यूएसडी जेपीवाई है, तो इसके बाद पॉइंट्स के बाद जो सेकंड डेसिमल है, ठीक है? पॉइंट के बाद जो सेकंड डेसिमल है, वो बेसिकली पिप कहलाएगा। इस इट्स मीन इसको और ज़्यादा अगर हम आसान कर लें, ठीक है? जो 10 पॉइंट है वो मिलके 1 पिप बनाते हैं, जो लास्ट डिजिट है जिसे हम टिक भी कहते हैं, ठीक है? 100 पॉइंट मिलके 10 पिप बना रहे होते हैं और 1000
पॉइंट्स जो हैं वो मिलके 100 पिप बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। बाकी जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, ये तो थ्योरी है खैर, जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो उसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे, पिप्स किस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है, एक पिप किस तरीके से बढ़ता है, एक पिप किस तरीके से डाउन होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम जाके जो प्रैक्टिकल हमारी एक वीडियो आएगी, ठीक है, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जाके भी हम डिस्कस कर लेंगे। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस क्या चीज़ होती है? ऑल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आर कोटेड इन टू प्राइसेस, और बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। जितने भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो दो प्राइसेस उसके अंदर होती हैं। एक बिड प्राइस होती है और एक आस्क प्राइस होती है। द बिड प्राइस इज द प्राइस विच यू कैन सेल अ बेस करेंसी। अब बिड प्राइस के अंदर सिंपल से क्या करते हैं, आप बेस करेंसी को सेल करते हैं। अदरवाइज आस्क प्राइस के अंदर आप क्या करते हैं, बेस करेंसी को बाय कर रहे होते हैं। द बिड प्राइस ऑलवेज लोअर देन आस्क प्राइस। जो बिड प्राइस है वो हमेशा आस्क प्राइस से जो है वो कम होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन यू सेल द ट्रेड इज ओपन एट अ बिड प्राइस एंड क्लोज एट एन आस्क प्राइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी अगर आप फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उन लोगों को पता है, लेकिन जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए समझना ज़रूरी है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कोई सेल की ट्रेड ओपन की है, ठीक है, तो वो बाय की ट्रेड के ऊपर ओपन होगी। अगर आप उसको क्लोज करेंगे, ठीक है, तो वो उसी के ऊपर होगी। जस्ट लाइक जैसे यहाँ बताया गया है कि व्हेन यू सेल, अगर आप सेल करते हैं द ट्रेड ओपन एट बिड प्राइस, ठीक है, कि आपकी जो ट्रेड है वो ओपन होगी बिड प्राइस के ऊपर, सही है, और क्लोज़ किसके ऊपर होगी? क्लोज़ आस्क प्राइस के ऊपर होगी। इसको और ज़्यादा हम आसान कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ आपके पास 2 प्राइस शो होंगे। एक सेल का प्राइस शो होगा और एक बाय का प्राइस शो होगा। अगर आप सेल करते हैं, ठीक है? जो बाय का प्राइस आपको शो हो रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या होगी? सेल होगी, ठीक है? जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे, तो देन बिल्कुल उसी तरीके से आपका फॉर एग्जाम्पल जो क्लोज होगा वो इसी तरीके से आस्क प्राइस के ऊपर होगा, जो बाय की प्राइस होती है उसी के ऊपर ही आपका क्लोज होगा। अब ये रीज़न क्या है? ये जो पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली क्यों होता है? ये बेसिकली स्प्रेड होता है जो ब्रोकर का चल रहा होता है, ठीक है? वो आगे जाके हम पढ़ते भी हैं, ठीक है? तो बिड प्राइस सिंपल से क्या है, इसको और आसान कर देते हैं कि जब भी आप कोई फॉर एग्जाम्पल सेल करते हैं वो बिड प्राइस होती है, जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं वो आस्क प्राइस होती है, ठीक है? अब बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस ये सिंपल सा दिखाया गया है, ठीक है? कि यूरो यूएसडी इसका बिड प्राइस 1.19500 है और आस्क प्राइस क्या है? अगर आप फॉर एग्जांपल सेल करते हैं तो 1.19500 पे होगा, अगर आप बाय करते हैं तो 1.19510 के ऊपर। ये जो 10 आपको पॉइंट्स का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली स्प्रेड कहलाता है, ठीक है? जो ब्रोकर की फीस होती है वो कहलाती है। वो आगे जाके हम देख लेंगे, और डिफरेंट पेयर्स का भी यहाँ दिख रहा है। आगे हम चलते हैं, बेसिकली स्प्रेड जो चीज़ जिस चीज़ की मैंने अभी बात की उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द आस्क एंड बिड प्राइस इज नोन एज स्प्रेड रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, जो हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं बेसिकली उसकी कॉस्ट है। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं और डिपॉजिट करते हैं वो बिल्कुल फ्री के अंदर होता है, आपका अकाउंट भी फ्री के अंदर बनता है, आप डिपॉजिट भी कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई फी चार्ज नहीं होती। लेकिन जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, किसी भी ब्रोकर के ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो आपसे स्प्रेड कट करता है, ठीक है, हर ट्रेड के ऊपर आपका स्प्रेड कट हो रहा होता है। तो वो जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्प्रेड कट होता है वो बेसिकली ब्रोकर की जो है वो फीस होती है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है, ठीक है, यूरो यूएसडी की प्राइस 1.19510 एंड बिड प्राइस आस्क प्राइस जो है वो 1.19510 है और बिड प्राइस जो है 1.19500 है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्प्रेड होगा वो आप अगर देख लें 0.0001 के इक्वल होगा, मतलब एक पिप का स्प्रेड चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। 51 है, वहाँ 500 है, जैसे ही वहाँ 1952 हो जाएगा, ठीक है, तो वो 2 पिप बन जाएंगे, मतलब एक पिप का स्प्रेड चल रहा है इसके अंदर। यहाँ बेसिकली बताया भी गया है, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दी गई है। आगे चलते हैं, लॉट साइज बेसिकली क्या होती है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ऑलवेज ट्रेडेड इन स्पेसिफिक अमाउंट कॉल्ड लॉट्स। द थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ लॉट्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग आर स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब भी आप ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स के अंदर खासतौर पे जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो लॉट्स के अंदर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। 3 तरह के लॉट होती हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट अगर देखें, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करते हैं तो यूँ समझ लें कि आपने 1 लाख यूनिट का ऑर्डर ओपन किया। इसी तरीके से 1 मिनी लॉट के अंदर 10,000 यूनिट होते हैं और इसी तरीके से 1 माइक्रो लॉट के अंदर 1000 यूनिट होते हैं। इस तरीके से आप ऑर्डर ओपन करे होते हैं। वहाँ एग्जांपल भी दी हुई है, हर करेंसी की अपने लिहाज से एग्जांपल भी दी हुई है। लेकिन अगर हम देखें डिफरेंट
करेंसीज के अंदर तो ये चीज़ होती है कि जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर कम्युनिटी आ जाती हैं, सीएफडीज आ जाती हैं, ठीक है, स्टॉक्स आ जाते हैं, इंडाइसेस आ जाते हैं, उसके अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो जैसे यहाँ बताया भी कि यू कैन फाइंड दिस स्पेसिफिक यूनिट पर लॉट इन दी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। कुछ करेंसीज का ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज कम ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसको हम डिफरेंट उसके अंदर देख रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर होते हैं, जैसे लाइक जैसे यहाँ बताया गोल्ड का, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लॉट 100 ऑन्स के अंदर मतलब बराबर होती है, जैसे वहाँ 1 लाख यूनिट था, इसी तरीके से यहाँ 100 ऑन्स है। इसी तरीके से सिल्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 5000 ऑन्स है, और ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है 1000 ऑन्स है। मतलब जिस जिस भी ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, जब भी आपने फॉर एग्जांपल अकाउंट ओपन करना और ट्रेड लगानी है, तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइज चेक कर लेना है, ठीक है। इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज कम है, ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। करेंसीज़ के अंदर तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी करेंसीज़ हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बराबर ही होते हैं। सिर्फ जेपीवाई के पेयर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कम होता है, ठीक है, पिप वैल्यू कम होती है उसकी। बाकी जो सीएफडीज़ हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ हैं और डिफरेंट है, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जस्ट लाइक जैसे ये बताया हुआ है, ठीक है, मेटा ट्रेडर के अंदर आप देखेंगे एक स्टैंडर्ड लॉट 0.10 के बराबर है, मिनी लॉट 0.01 के बराबर है, ठीक है। सॉरी, स्टैंडर्ड लॉट एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लॉट है, एक मिनी लॉट 0.1 के बराबर है, और माइक्रो लॉट जो है वो 0.01 के बराबर है, ठीक है। जब आप ट्रेड करेंगे प्रैक्टिकली, जब आप आएँगे उसके अंदर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी, बाकी वहाँ यूनिट्स भी लिखे हुए हैं साथ-साथ। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है, लेवरेज का टॉपिक है। लेवरेज बेसिकली एक किस्म का लोन है जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आप जो बिगर पोजीशंस हैं वो ओपन कर सकें। फॉर एग्जांपल इसको आगे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। इन केस इफ यू बाय 5 लॉट यूरो यूएसडी एंड प्रॉफिट 100 पिप, यू विल अर्न 5 लाख, और मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है, मतलब 5000 आप अर्न कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 100 पिप गेन किए, 5 की लॉट ओपन की हुई है, और अगर आप 100 पिप सिक्योर करते हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट आप $5000 जो है वो अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लेवरेज के हिसाब से बताया हुआ है। लेवरेज को और आसान करेंगे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। बैलेंस मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज इक्वल टू लेवरेज इज इक्वल टू ट्रेडिंग कैपिटल। एग्जांपल जैसे यहाँ दी गई है, फॉर एग्जांपल जब आपने अकाउंट बनाया, ठीक है, क्योंकि मैं ये ज़्यादा वो नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपके समझने के लिए हमने ये चीज़ देखनी है कि हम इसको बाकायदा क्या करें, हम बाकायदा प्रैक्टिकल के साथ इस चीज़ को समझें। अगर मैं इंग्लिश पढ़ूँगा तो टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए हमने ये चीज़ें अभी देख लेनी है, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल से क्या चीज़ है, अब इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी अकाउंट बनाते हैं, जब भी जितना भी डिपॉज़िट किया, आपका वो बैलेंस कहलाता है। अब जब भी आप अकाउंट बनाएँगे तो उसके अंदर आप लेवरेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेवरेज सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लेवरेज सेलेक्ट की 100, जैसे यहाँ मेंशन की गई है, ठीक है, आपने 100 की लेवरेज सेलेक्ट की, तो आप जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड करेंगे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका जो बैलेंस है वो $5000 का बैलेंस है, ठीक है। लेवरेज आपने सेलेक्ट की हुई है कितनी? 100 की आपने लेवरेज सेलेक्ट की हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका ट्रेडिंग कैपिटल क्या हुआ? 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 5 लाख आपका कैपिटल हुआ। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस आपका 5000 है, लेकिन जो आप पोजीशन ओपन कर सकते हैं वो 5 लाख की पोजीशन ओपन ओपन कर सकते हैं हाईएस्ट, ठीक है? जो आपने अपना लेवरेज जो ब्रोकर से आपने ली है। तो इस तरीके से हम लेवरेज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है, ठीक है? आप कहते हैं कि भई आपके पास जो अमाउंट है वो $5000 की है, लेकिन आप ट्रेड ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर फॉर एग्जांपल $10,000 की ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, सही है? लेकिन वो लेवरेज की वजह से ओपन हो जाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। तो लेवरेज बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं, जो आपकी जो पोज़ीशन साइज़ है उसको बढ़ा देती है लेवरेज, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जाके हम देखते हैं, जैसे ये लेवरेज बताया हुआ है। ठीक है, जैसे अकाउंट लेवरेज आपने 500 की सिलेक्ट की, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे भी समझाया, ठीक है? अकाउंट बैलेंस आपका 500, ट्रेडिंग कैपिटल क्या बनेगा, बैलेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे लेवरेज के साथ, तो 2,50,000 2,50,000 आपका कोलेटरल कैपिटल बन जाएगा। मार्जिन क्या है? मार्जिन इज़ द कॉल कोलेटरल और सिक्योरिटी दैट a trader has to deposit with their broker to cover some of the risk that the trader generate for the broker. It's usually a fraction for a trading position and express as a percentage. You can think
ऑफ योर मार्जिन एज डिपॉजिट ऑन ऑल योर वन ट्रेड। ठीक है, बेसिकली मार्जिन वो होता है कि ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है कि जितनी आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास $5,000 का अकाउंट है, ठीक है, या $500 का अकाउंट है, जैसे पिछले स्लाइड के अंदर एग्जांपल बताई गई, तो आपने जो लेवरेज सेलेक्ट की है वो 500 की है, 1/500 की हुई है। तो इसका मतलब कि आपके पास मार्जिन है कि आप $250,000 की मार्जिन आपके पास मौजूद है कि आप इतने की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास $500 का अकाउंट है और आपकी जो लेवरेज है वो $100 है, तो इसका मतलब ये है कि आप $50,000 की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। सही है? तो ये मार्जिन कहलाता है। और फ्री मार्जिन वो होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल एक ट्रेड चल रही है, ठीक है? आपने फॉर एग्जांपल एक पोजीशन ओपन की हुई है, आपके पास जो पीछे मार्जिन पड़ा हुआ है, टोटल मार्जिन आपके पास $50,000 का है। लेकिन आपने जो ऑलरेडी ट्रेड ओपन की हुई है वो $20,000 की ओपन की हुई है, तो पीछे जो $30,000 पड़ा होगा वो आपका बेसिकली फ्री मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, कि आपके पास $30,000 का मार्जिन ऑलरेडी फ्री मार्जिन मौजूद है कि इसकी और भी आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इस चीज़ को हम फ्री मार्जिन कहेंगे। ठीक है, जो पीछे बच जाता है वही मतलब कि समझाया गया है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल भी दी गई है मार्जिन की। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने लेवरेज सेलेक्ट की, जैसे ही आपने अकाउंट ओपन किया, ठीक है, अकाउंट ओपन करने के बाद आपने जो लेवरेज सेलेक्ट की 1/500 की, $500 का आपका अकाउंट है। ट्रेडिंग कैपिटल आपका फॉर एग्जांपल कितना होगा, $2,50,000 का आप वो ओपन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल $1,00,000 का आपने फॉर ये ओपन की है, लॉट ओपन की है, एक स्टैंडर्ड लॉट फॉर एग्जांपल आपने ओपन की हुई है, ठीक है, जिसके जो यूनिट बनेंगे वो 1 लाख बनेंगे। ठीक है, और जो लॉट बनेगी टोटल, अब 1 लाख फॉर एग्जांपल लगाएंगे यूनिट एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर, तो इसका मतलब आप टोटल कितनी लॉट ओपन कर सकते हैं, 2.5 लाख के ऊपर। टोटल आप 2.5 लॉट ओपन कर सकते हैं इसके ऊपर। सही है, क्योंकि ये कैपिटल, अगर इसकी जगह फॉर एग्जांपल आपने 100, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट होता 100, आपने लेवरेज ली होती। सही है, और आपका बैलेंस क्या होता, बैलेंस आपका होता 500 का। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो आपके पास क्या आता। ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट 50,000 आता ना, 50,000। ठीक है, तो 50,000 का मतलब क्या है, 50,000 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप जो हाईएस्ट लॉट ओपन कर सकते थे वो 0.5 की कर सकते थे टोटल। सही है, लेकिन आपने लेवरेज ज़्यादा ली हुई है, आपके पास मार्जिन अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 2,50,000 यूनिट की फॉर एग्जांपल ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब 2,50,000 डॉलर का आपके पास मार्जिन पड़ा हुआ है, इसकी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और हाईएस्ट लॉट जो आप यूज़ कर सकते हैं वो 2.5 की स्टैंडर्ड लॉट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल। ठीक है, इसे हम कहेंगे मार्जिन। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। फ्री मार्जिन बेसिकली इसी तरीके से कि अगर आपने $2 लाख की फॉर एग्जांपल 2.5 लॉट आप मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं। अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है और आपने $1 लाख जो यूनिट है ऑलरेडी मतलब कि आपने ट्रेड में ओपन की हो है, तो पीछे आपके पास 1.5 का मार्जिन बचा हुआ है। ठीक है, तो वो बेसिकली आपका फ्री मार्जिन कहलाएगा। इसको और आसान कर लेते हैं देसी अंदाज के अंदर, अगर हम इसको समझें कि आपके पास एक किस्म का टोटल जो मार्जिन है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं वो 50,000 के एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ऑलरेडी 20,000 आप यूज़ कर चुके हैं या यूज़ कर रहे हैं जो आपकी ट्रेड ओपन चल रही है। पीछे जो 30,000 आपका बचा हुआ है वो आपका फ्री मार्जिन कहलाएगा जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर भी यही चीज़ समझाई गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से हम देखते हैं। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड पिप एंड लॉस, इट्स टाइम टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस इन कॉर्ड करेंसी विच इज सिंपली अमाउंट ट्रेडेड मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन पिप्स। ठीक है, अब ये पिप्स अगर फॉर एग्जांपल चेंज होती है, इसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं पिप्स के अंदर, या आप अगर पॉइंट्स के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ ट्रेड इन बेस करेंसी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पिप्स इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो भी आपने लॉट ओपन की है या अमाउंट ट्रेड के अंदर, फॉर एग्जांपल आप जिस अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, अब जितने पिप्स फॉर एग्जांपल आपने बाय की ट्रेड ओपन की और वो जितने पिप की भी आपने बाय की ट्रेड ओपन की, फॉर एग्जांपल 20 पिप की आपने ओपन की। ठीक है, तो 20 पिप अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो आपको 20 पिप के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, अगर 20 पिप मार्केट नीचे आ जाती है तो उस 20 पिप के ऊपर आपको कितना नुकसान होगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, जहाँ जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल 1 लाख की आपको एग्जांपल दी गई है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.00125। ठीक है, ये चेंज इन पिप्स के अंदर बताया गया, मतलब कि अगर आपके पास
1 लाख फॉर एग्जांपल 1 लाख को इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं वो 0.00125 के ऊपर, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स के अंदर किया हुआ है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 125 बनेगा। लेकिन अगर हम इसको पिप्स के अंदर देखें, ठीक है? अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है, मतलब 1 लाख यूनिट का मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट, सही है? अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है और पिप्स के अंदर हमें 12.5 पिप का चेंज देखने को मिलता है। पॉइंट्स के अंदर तो आप 0.00125 देख रहे हैं, लेकिन पिप्स के अंदर 12.5 पिप आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट होगा वो $125 का प्रॉफिट होगा। अगर ये पिप आपके अगेंस्ट जाते हैं, तो आपको $125 का नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम कैलकुलेट करते हैं। इसको और एग्ज़ाम्पल देख के हम समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है, ठीक है? और आपने 20 पिप का मूव कैच करना है, 20 पिप। 20 पिप मीन बेसिकली 200 पॉइंट्स, ठीक है? 20 पिप प्राइस के अंदर चेंज आता है। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा अगर आपकी फ़ेवर में ये 20 पिप आते हैं, तो $200 का आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपकी ये फ़ेवर में नहीं आते तो आपको नुकसान कितना होगा? $200 का नुकसान होगा, सिंपल, ठीक है? इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, बैलेंस और इक्विटी देखते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है? कि बैलेंस एंड इक्विटी क्या चीज़ होती है। अब बैलेंस बेसिकली वो होता है जो भी आप फॉर एग्जांपल डिपॉजिट कर रहे हैं, जो जब आपकी ट्रेड सारी क्लोज होगी, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो आपको फिगर शो हो रहा होता है आपके अकाउंट के ऊपर, वो बेसिकली आपका बैलेंस कहलाता है, ठीक है? इक्विटी बेसिकली क्या चीज़ होती है? इक्विटी वो चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ट्रेड चल रही है आपकी, आपने डिपॉजिट किया था $500, ठीक है? एक ट्रेड आपने की, $50 का आपने प्रॉफिट बनाया, टोटल बैलेंस आपका हो गया 550। अब आप 550 के ऊपर आप ट्रेड ओपन करते हैं। अगर आपकी ट्रेड $30 प्रॉफिट में चल रही होती है, तो आपकी इक्विटी वो शो करवाएगा 580, ठीक है? 580 आपकी इक्विटी शो करवाएगा। अदरवाइज़ अगर आपकी ट्रेड माइनस में चल रही है, 30 माइनस में चल रही है, तो बैलेंस तो 550 ही है, लेकिन इक्विटी जो आपकी शो करवाएगा वो 520 करवाएगा, ठीक है? अगर प्लस 30 चल रही है तो प्लस ऐड कर दें इक्विटी के अंदर, अगर माइनस में चल रही है तो बैलेंस में से रिमूव कर दें, ठीक है? बैलेंस में से रिमूव कर देंगे तो वो इक्विटी बन जाएगी। 550 आपका टोटल बैलेंस है, 550 में 30 ऐड करेंगे, अगर आपकी ट्रेड $30 प्रॉफिट में चल रही है तो 580 इक्विटी शो कराएगा। अगर बैलेंस में से 30 माइनस कर देंगे, अगर माइनस में आपकी $30 ट्रेड चल रही है तो वो $520 आपकी इक्विटी शो करवाएगा। सिंपल सा बैलेंस एंड इक्विटी इस चीज़ को कहते हैं। जैसे ही आप क्लोज़ कर देंगे सारी ट्रेड, जो एक्चुअल आपका फॉर एग्ज़ाम्पल $550 आपका बैलेंस था, ठीक है? $500 डिपॉज़िट किया, $50 प्रॉफिट बना के आपका बैलेंस हो गया 550, लेकिन अगली ट्रेड में आपको $30 का नुकसान हो जाता है, ठीक है? जैसे सारी ट्रेड क्लोज़ होंगी, तो वो इक्विटी जो आपकी जो 520 शो कर रहा था, अब वो आपका बैलेंस बन जाएगा 520 का, ठीक है? इस तरीके से हम इस चीज़ को करते हैं कैलकुलेट। जस्ट लाइक जैसे इक्विटी इज़ इक्वल टू बैलेंस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? $5390 जैसे ये शो कर रहा है, $5000 आपका ये था, बैलेंस था। ठीक है, $390 प्रॉफ़िट चल रहा था, तो इसका मतलब कि 5390 आपकी इक्विटी चल रही है, सिंपल। ड्रॉडाउन, ठीक है, ड्रॉडाउन बेसिकली क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। ड्रॉडाउन इज़ व्हेन अकाउंट वैल्यू डिक्रीज़ेज़ आफ्टर अ लॉस और सीरीज़ ऑफ लॉसेस एट एनी पॉइंट इफ माय अकाउंट वैल्यू इज़ लेस देन इट्स प्रीवियस हिस्टोरिकल हाईएस्ट वैल्यू, आई एम टेक्निकली इन स्टेट ऑफ ड्रॉडाउन। मतलब सिंपल इसको आसान करते हैं कि ड्रॉडाउन बेसिकली क्या कहलाता है कि जब भी आपकी ट्रेड माइनस में चल रही होती है, जो ऊपर जो आपको लॉस जो चल रहा होता है, ठीक है? वो आपका बेसिकली ड्रॉडाउन कहलाता है, ठीक है? अगर आपका आपने $500 से ट्रेड स्टार्ट की, आपने ट्रेड ओपन की, ट्रेड ओपन करके जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका $40 फॉर एग्ज़ाम्पल लॉस चल रहा है, तो वो $40 आपका बेसिकली ड्रॉडाउन में आपका अकाउंट होगा, ठीक है? अब 2 टाइप के ड्रॉडाउन होते हैं, एक एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन और एक मैक्सिमल और रिलेटिव ड्रॉडाउन, ठीक है? अब इस चीज़ को हम देखते हैं। एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन बेसिकली क्या चीज़ होता है? किस तरीके से मेज़र करते हैं? एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आसानी से लें कि आपने डिपॉज़िट किया $10,000, ठीक है? $10,000 के बाद आपका अकाउंट ऊपर गया थोड़ा-सा और उसके बाद वो आ गया $5,000 के ऊपर, ठीक है? कहाँ आ गया? लोएस्ट $5,000 के ऊपर। तो इसके अंदर आपका ड्रॉडाउन क्या होगा? इसके अंदर 50% आपका ड्रॉडाउन कहलाएगा, ठीक है? $10,000 का था, $5,000 के ऊपर आया, तो $5K मतलब कि ये जो आपका एरिया है, यहाँ तक जो आया, ये बेसिकली आपका क्या है? ये आपका ड्रॉडाउन सिंपल कहलाएगा, ठीक है? ये एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन आपका
कहलाएगा। ठीक है, मैक्सिमल ड्रॉडाउन बेसिकली क्या होता है कि आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल जितना हाईएस्ट पीक लेवल के ऊपर गया, वहाँ से जो ड्रॉडाउन में जाए वो आपका मैक्सिमल ड्रॉडाउन कहलाएगा। इसको और इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल $10,000 से आपने अकाउंट स्टार्ट किया और वो अकाउंट चला गया फॉर एग्जांपल 13-14 हज़ार डॉलर के ऊपर। ठीक है, $14,000 के ऊपर फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट चला गया। अब 14,000 से फिर वो नीचे आ गया। ठीक है, 14,000 से वो नीचे आके कहाँ आ गया, वो तकरीबन $8,000 के ऊपर आ गया, $7,000 के ऊपर आ गया। अब मैक्सिमल ड्रॉडाउन रिलेटेड ड्रॉडाउन क्या कहलाएगा, जो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो पॉइंट गया था वहां से लेके कितना आपका नीचे है, कितने परसेंट आपका नीचे है, वो आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन लार्जेस्ट पीक टू दी वैली डेक्लाइन। मतलब कि लार्जेस्ट जो पीक आपने जो प्रॉफिट बनाया वहां से लेके जो नीचे तक आया वो बेसिकली आपका रिलेटेड ड्रॉडाउन या मैक्सिमल ड्रॉडाउन आपका बेसिकली कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉडाउन को हम कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। लास्ट कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम एक प्रैक्टिकल वीडियो, अभी तो ये थ्योरी थी, फिर हम प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ आएँगे, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है? हाउ टू मेजर एंड कैलकुलेट ड्रॉडाउन, जैसे यहाँ बताया भी गया, हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन। ठीक है? फर्स्ट आई टेक द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट वैल्यू द अकाउंट हैज़ रीच्ड इन द हिस्ट्री, इन इट्स हिस्ट्री एंड द इनिशियल डिपॉज़िट। I then कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, फार्मूला सिंपल से ये दिया गया, इनिशियल डिपॉजिट माइनस लोएस्ट अकाउंट वैल्यू। ठीक है, तो आपको आ जाएगी परसेंटेज जो भी आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल डिपॉजिट आपका $10,000 था। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू आपकी $7,500 थी, $7,500 थी। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द $2,500 का वो है, तो आपका डिफरेंस है। तो आपका सिंपल सा ड्रॉडाउन जो होगा, एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन होगा, वो 25% आपका होगा। इट्स सिंपल, जो पीछे बताया वही चीज़ एग्जाम्पल के अंदर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैक्सिमल ड्रॉडाउन बेसिकली क्या है? ठीक है, कि जो लार्जेस्ट ड्रॉप होता है, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट जिस पीक लेवल के ऊपर गया वहाँ से जो लोएस्ट उसने मतलब कि लगाया है, पीक वैल्यू जो ड्रॉप की है फॉर एग्जांपल, वो आपका मैक्सिमल या रिलेटेड ड्रॉडाउन कहलाएगा। ठीक है, इसको कि कैलकुलेट किस तरीके से, सिंपल सा क्या करना है कि $10,000 का अकाउंट था, $20,000 के ऊपर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है और आप $12,000 नुकसान कर लेते हो। ठीक है, और आपका मैक्स फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट $10,000 से आपने स्टार्ट किया, $10,000 से स्टार्ट करने के बाद $20,000 पे गया। $20,000 से आपने आपकी थोड़ी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है, वो $20,000 से आ जाता है $12,000 के ऊपर। ठीक है, तो इन केस इसके अंदर क्या होगा, वैसे तो आप प्रॉफिट में होंगे $2,000, लेकिन मैक्सिमल ड्रॉडाउन आपका बेसिकली क्या होगा, जो फर्स्ट आप उस फुल पीक के ऊपर गए, $20,000 आपने बनाया, $10,000 प्रॉफिट बनाया, उससे जो आपने लॉस किया $8,000, ठीक है, वो आपका बेसिकली मैक्सिमल ड्रॉडाउन कहलाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ है। हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव ड्रॉडाउन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये चीज़ है, जो ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल की हाईएस्ट वैल्यू हमने देखी। ठीक है, रिलेटिव ड्रॉडाउन की, इसको भी इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। $20,000 से, ठीक है, $12,000 के ऊपर आया। ठीक है, तो कितना मतलब कि परसेंटेज में आया, तकरीबन ऑलमोस्ट ये 40% बनेगा। 40% किस तरीके से बनेगा, $20,000 का ये 40% बनेगा। $20,000 का 10% कितना बनता है, $2,000, और $20,000 का 40% कितना बनेगा, $8,000, जो डीडी के अंदर गया था मैक्सिमल ड्रॉडाउन। तो इसको हम मैक्सिमल ड्रॉडाउन कहेंगे। बाकी MT4 MT5 क्या चीज़ होती है, मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 आर बोथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, MT4 जो लॉन्च हुआ था वो 2005 के अंदर लॉन्च हुआ था। मोस्ट फॉरेस्ट ब्रोकर ने इसको ऑफ़र किया और डिफरेंट सीएफडी प्रोवाइडर्स ने भी इस चीज़ को ऑफ़र किया और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन MT4 भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मेटा ट्रेडर 4 का भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको वो सूटेबल लगता है। लेकिन उसके बाद MT5 भी आ गया, मेटा ट्रेडर 5। ठीक है, दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब ये जो लॉन्च हुआ 2010 के अंदर लॉन्च हुआ, सेम फॉरेस्ट ब्रोकर ने इसको ऑफर किया, इज़ मच लेस पॉपुलर देन मेटा ट्रेडर 4। मेटा ट्रेडर 4 से इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, कंप्लाइज विद यूएस फीफो, नो हेजिंग रूल्स, मतलब कि काफ़ी, मतलब कि इसके बाद वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा है इसके पास। लीगलाइजेशंस की अगर आप बात करें, MT5 के पास बहुत ज़्यादा है। माइट लुक लाइक बट इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ, जैसे भी कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल आप यूज़ करते हैं उसका वर्जन होता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आती है तो उसको उसका एक अपडेटेड वर्जन होता है, 2.0। ठीक है, आप भी कोई चीज़ बनाते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि यार ये चीज़ थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, इनको फिक्स करना है, तो इसका एक अपडेटेड वर्जन लेके आना है। तो MT5 बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन है इन चीज़ों का। ठीक है, जहाँ आप के लिए ट्रेडिंग आसान हो जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीचर्स MT5 के अंदर ऐसे हैं जो आपको बहुत सूटेबल होते हैं, जो आपको आसानी बहुत ईज़ी लगते हैं और ईज़ी टू यूज़ हैं।
ठीक है। बाकी मैं रिकमेंड ये करूँगा MT5 ही आप यूज़ करें, क्योंकि मैं भी MT5 यूज़ करता हूँ, ठीक है। वहाँ आप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाती हैं। ट्रेडिंग चार्ट्स 3 तरह के चार्ट्स होते हैं। इसको ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन हम थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेते हैं क्योंकि हमारा कोर्स का ये एंड चल रहा है बेसिक कोर्स का। तो थोड़ी बहुत थ्योरी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाएँगे। उसके लिए एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल हमने करना है, क्योंकि ये सारी थ्योरी थी। अगली वीडियो के अंदर टोटल हम प्रैक्टिकल देखेंगे, जिसके अंदर एक-एक चीज़ हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख लेंगे, ताकि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो और आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हो। 3 तरह के चार्ट होते हैं, जिसके अंदर लाइन चार्ट है, बार चार्ट है और कैंडलस्टिक चार्ट है। लाइन चार्ट आपको इस तरह का देखने को मिलता है जब भी आप अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाते हैं या आप अपने ब्रोकर के चार्ट के ऊपर जाते हैं, तो लाइन चार्ट आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। और बार चार्ट आपको इस तरह का देखने को मिल रहा होता है, स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल है उस तरीके से। कैंडलस्टिक चार्ट इस तरह का आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। आप अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैंडल्स को अपनी मर्ज़ी के कलर भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से यूज़ करना है, ये वीडियो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ताकि एक सिंपल सा एक बिगिनर्स भी है, न्यूबी भी है, तो वो भी सिंपल क्या करे, उसको भी ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना आ जाए। इसके ऊपर भी हम एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ऑर्डर टाइप्स क्या है? मार्केट ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, स्टॉप ऑर्डर्स हैं, लिमिट ऑर्डर्स हैं, स्टॉप लिमिट ऑर्डर हैं, ठीक है। इस तरह के मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। जब भी आप करते हैं, आप अपनी MT5 ओपन करेंगे, तो इस तरह के ऑर्डर आप लोगों को देखने को मिले होंगे, सही है। इसको हम प्रैक्टिकल देख लेंगे जाके। ऑर्डर टाइप्स के अंदर मार्केट एग्जीक्यूशन है, बाय बाय मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होती है कि जो करंट प्राइस चल रहा होता है उसके ऊपर आप बाय करें या सेल करें, ठीक है। बाय लिमिट बेसिकली क्या होती है? बाय बिलो करंट प्राइस, कि आपने एक देखा कि मार्केट एक डिमांड जोन आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। एक आपने एरिया आइडेंटिफाई किया कि मार्केट अगर यहाँ आती है तो यहाँ से मैं बाय करूँगा, ठीक है। तो आप वो लिमिट लगा देते हैं कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर चल रही है और आपने नीचे से बाय करनी है, कि मार्केट जब भी वहाँ से आएगी तो आपने एक लिमिट लगा दी, बाय लिमिट लगा दी, कि आपने यहाँ से ऑर्डर क्या कहते हैं वो परचेज़ करना है। उसी तरीके से सेल लिमिट के फॉर एग्ज़ाम्पल सेल अबव द करंट प्राइस, ठीक है, कि मार्केट नीचे चल रही है, आपको पता है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी, ठीक है, तो यहाँ से मैंने सेल करना है। तो आप लिमिट लगा सकते हैं, एडवांस के अंदर लिमिट लगा के बैठ सकते हैं कि आपका ऑर्डर मिस ना हो जाए। अगर आप एक्टिव ना हो या आप बिज़ी हो, तो आपकी एंट्री जो है वो मिस ना हो जाए, ठीक है। बाय स्टॉप है, बाय अबव द करंट प्राइस, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट वैल्यू निकालती है, मोस्टली डाटा के अंदर लोग यूज़ करते हैं, बाय स्टॉप लगाते हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से जा रही है, आपने बाय स्टॉप लगा दिया कि मार्केट आपका ऑर्डर लेके भी ऊपर निकल जाए। इसी तरीके से सेल लिमिट है कि मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ रही है, आप सेल स्टॉप लगा दें, तो मार्केट आपका ऑर्डर ट्रिगर करके निकल जाएगी, सही है। बाय स्टॉप लिमिट है, बाय फ्रॉम अ लिमिट एंड अबव, ठीक है। ये अलग चीज़ें, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमने आगे जाके देखनी है। टीपी क्या है? टीपी मीन्स टेक प्रॉफिट और यूज़ टू ऑटो क्लोज़ ऑर्डर इन प्रॉफिट, मतलब टीपी आप सेट कर देते हैं अपना अकाउंट का। टेक प्रॉफिट जिसे कहते हैं, आपने कोई भी ट्रेड ली, आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है। आप मैन्युअली उसे क्लोज़ नहीं कर सकते, आपने ऑटो उसको टीपी सेट कर दी कि मार्केट जब भी आएगी तो ऑटोमेटिकली जो है मेरा ऑर्डर क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है, कि आप प्रॉफिट के अंदर क्लोज़ कर देंगे। इसी तरीके से स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। एसएल मीन्स स्टॉप लॉस, कि आपने ऑटो क्लोज़ रख दिया कि मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इससे ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती कि जब भी मार्केट इतने लॉस के अंदर आए, मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली कट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉप लॉस, जिसे आप अपना कट लॉस भी कहते हैं। तो ये चीज़ें थी बेसिक के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी थी। आई होप सो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि अभी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज अपना देखा है, थ्योरी हमने पढ़ी है। आगे जाके हम अपना इसका एक प्रैक्टिकल भी काफ़ी चीज़ें लेके आएँगे, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन मेन मकसद ये था इस वीडियो रिकॉर्ड करने का, कि आप लोगों को कम से कम बेसिक क्लियर हो जाए। जब आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाएँगी, फिर आप एडवांस के अंदर आएँगे, तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी और आप अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी होगा और जो चीज़ें मेन ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, हम उन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम बेसिक सीरीज़ हम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आने वाले वक़्तों के अंदर हमने जो है वो एडवांस लेवल की सीरीज़ भी स्टार्ट करें, ताकि आपको एडवांस लेवल का भी नॉलेज प्रोवाइड क किया जा सके। बाकी कोई चीज़ समझ ना आई, कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा जहाँ भी आप लोगों को वीडियो मिल रही है, आप एडमिन से भी मतलब कि सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा सके। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।